Hello students, welcome to BBPN online classes, and in this video session we will read the next chapter, that is bringing up Kari. So Kari is an elephant और किस तरीके से उसे ब्रॉड किया गया, किस तरीके से बड़ा किया गया, ये चैप्टर जो है वो इस बारे में है. एंड दिस चैप्टर इज़ मेनली रिटन बाय धन गोपाल मुखर्जी. ठीक है, इसे जो है धन गोपाल मुखर्जी ने लिखा है. सो अगर मैं बात करूँ राइटर की, सो दिस इज़ धन गोपाल मुखर्जी. कुछ ऐसे दिखते थे उस टाइम पे. इनका जन्म हुआ था 6 जुलाई 1890 को बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया, यानी कि भारत जब ब्रिटिश का क्या था, गुलाम था. हम उस टाइम पर, हम पर ब्रिटिश लोग राज करते थे. उस टाइम पर जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 14 जुलाई 1936 में एट द एज ऑफ 46. कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क सिटी एंड यूनाइटेड स्टेट्स में. मेनली जो है इन्होंने वहीं पर अपनी पढ़ाई की थी और उसी के बाद में वहीं पर पोएम्स लिखना शुरू कर दिया था. न्यूयॉर्क के कॉलेज एंड स्कूल में इनके पूरी जो है एजुकेशन हुई थी. इनका डेथ जो है वो था सुसाइड बाय हैंगिंग. इन्होंने फांसी खाकर सुसाइड कर ली थी. अब बात करें उनके वर्क में ब्रिंगिंग अप कारी की. सो कारी का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि कारी अ 5 month old बेबी एलिफेंट, 5 महीने का बेबी एलिफेंट था. लिव्स एंड ग्रोज अप विथ हिज 9-year old फ्रेंड एंड कीपर. अब वो रहता था और बड़ा हुआ था. उसका कीपर जो था वो कितने साल का था? 9 साल का. यानी कि जब कारी 5 month का था तो उसका जो कीपर था वो 9 साल का बच्चा था. कारी डजंट ईट मच. कारी जो है वो ज़्यादा नहीं खाता था. जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्विग्स बाई अ डे, यानी कि केवल जो 16 किलोग्राम के करीब डिलीशियस ट्विग्स होती हैं, यानी कि ब्रांचेस की जो छोटी छोटी शाखाएं होती हैं जो मीठी होती हैं वो खाता था. इट मीन्स यहाँ पर ये सरकैज़्म है क्योंकि 16 किलो ट्विग्स कम नहीं होती हैं. प्लेफुल एंड सेंसिटिव. कारी सेव्स द बॉय फ्रॉम ड्रोनिंग. बहुत ही प्लेफुल था, बहुत ही सेंसिटिव था लोगों के लिए, इसीलिए उसने एक डूबते हुए बच्चे को बचाया था. कैसे बचाया था इस जो चैप्टर है इसमें पढ़ेंगे. Kari, the elephant, was 5 months old when he was given to me to take care of. Me and I यहाँ पर मिलेंगे. इट मीन्स ये पूरा जो चैप्टर है वो अकॉर्डिंग टू राइटर है. राइटर जो है वो खुद एक बच्चा है जो कारी की देखभाल करता था और उसी ने ये सारा जो स्टोरी है वो हमें कही है कि कारी जो एक एलिफेंट था 5 महीने का था. ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ. तो मुझे दिया गया सार संभाल करने के लिए. आई वॉज 9 years old. तब मेरी उम्र 9 साल की थी. एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिप्टो. और मैं उसकी बैक जो है पेट तक पहुंच पाता था अगर मैं टिप्टो यानी एड़ियों को ऊपर कर कर खड़ा होता तो. ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 hours. 2 साल तक वो उतना ही ऊंचा रहा. रीज़न ये नहीं है कि एलिफेंट की हाइट नहीं बढ़ी थी. रीज़न तो ये है कि एलिफेंट जो है, एलिफेंट के साथ साथ में वो 9 साल का जो बच्चा था उसकी भी हाइट बढ़ रही थी. देन वी ग्रू टुगेदर. राइटर आगे कहता है कि हम दोनों साथ साथ बड़े हुए थे. दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाइंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज. और इसीलिए मुझे ये पता नहीं चला कि वो कितना लंबा था, क्योंकि उसके साथ साथ में उस बच्चे की भी लंबाई बढ़ रही थी. ही लिव्ड इन अ पवेलियन. पवेलियन क्या होता है? खाली जगह. जो क्रिकेट स्टेडियम आपने देखा होगा ना, तो वो बहुत सारी खाली जगह में रहता था. अंडर अ थैच्ड रूफ विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प. एक थैच्ड रूफ यानी ऊपर से उसका छाया हुआ था रूफ वाला, और रेस्टेड यानी कि उसके जो पिलर्स थे वो किसके बने हुए थे? थिक ट्री स्टम्प. तने मोटे मोटे तने के पेड़ जो रहते थे उनके मोटे मोटे तनों को काट कर उसका पिलर बनाया गया था और उसके ऊपर रूफ को रखा गया था. सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन कारी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट. और ये जो पिलर्स हैं वो इतने थिक इसलिए रखे गए थे ताकि जो है ये गिरे नहीं जब कारी जो है इन पर बिना किसी रीज़न के टकरा जाए. तो बम्प्ड का मतलब होता है टकरा जाना, अगेंस्ट द पोल मतलब उस पोल के आसपास. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग कारी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. सबसे पहली अच्छी चीज़ जो कारी ने की थी वो थी एक बच्चे की जान बचाना.
Kari did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. हालांकि कारी बहुत ज़्यादा कुछ खाता नहीं था, लेकिन फिर भी उसे कम से कम 40 पाउंड जो ट्विग्स होते हैं एक दिन में चाहिए होते थे चबाने के लिए और खेलने के लिए. Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. हर दिन मैं उसे जो है रिवर के किनारे लेकर जाता था सुबह के टाइम पर बाथिंग के लिए. He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. वो क्या करता था, आराम से जो नदी के किनारे की जो मिट्टी होती थी वहाँ पर आराम से लेटा हुआ रहता था और 1 घंटे तक मैं उसको अच्छे से रब करके क्लीन करता था. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. और उसके बाद में वो नदी में बहुत अच्छे से नहाता था, काफ़ी टाइम वो पानी में रहता था. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबनी. और जब वो बाहर आता था तो उसकी स्किन जो है वो बहुत ही अच्छे से शाइन कर रही होती थी, चमक रही होती थी. एंड ही वुड स्क्वील, स्क्वील मतलब क्राई करना, चिंघाड़ना, विद प्लेजर, बहुत ही खुशी से. एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, जब मैं उसके बैक से पानी को थोड़ा सा रब करता था, पहुँचता था. शी हियर यहाँ पर जो है हमें एक पिक्चर दे रखी है, ये थैच्ड रूफ है, ये उसके पिलर्स हैं और यहाँ पर कारी रहता था और कुछ ट्विग्स पड़े हुए हैं और ये टिप टॉप पोजीशन है राइटर की. ओके, सो नेक्स्ट इज देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर. फिर मैं उसका कान पकड़ता था, बिकॉज दैट इज़ द ईजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट. क्योंकि कान पकड़कर आगे की तरफ ले जाना जो है वो सबसे आसान वे है एक एलिफेंट को लीड करने का. एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल. और फिर कान पकड़कर उसको लेकर चलता था कहाँ पर, जहाँ से जंगल शुरू होता था वहीं पर. While I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. और फिर मैं जो हूँ घने जंगल के अंदर चला जाता था उसके लिए डिलीशियस जो अच्छी ट्विग्स हैं वो लाने के लिए रात के डिनर के लिए. One has to have a very sharp edge to cut down these twigs. एक इंसान के पास में जो इनको ये ट्विग्स काटनी है उसके पास में एक बहुत ही शार्प हैच होनी चाहिए. It takes half an hour to sharpen the hedge. और तकरीबन हर दिन मुझे आधा घंटा लगता था इस हैच को शार्प करने के लिए. बिकॉज इफ़ अ ट्विग इज़ म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नेवर टच इट. और क्योंकि अगर एक जो ट्विग है वो अच्छे से अगर कटी हुई नहीं रहती तो एलिफेंट जो है वो उसे हाथ भी नहीं लगाता, टच भी नहीं करता. इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर कारी. ये बिल्कुल भी ईजी जॉब नहीं था कारी के लिए कोई भी चीज़ जो है वो लेकर आना खाने की. आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स. मुझे ऑलमोस्ट हर एक ट्री पर चढ़ करके बहुत ही अच्छे और बहुत ही सॉफ्ट से डिलीशियस से स्वीट स्मेलिंग जो है ट्विग्स लाने होते थे. एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द बैनियन ट्री विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस. और मेनली तो उसे जो बैनियन ट्री के ब्रांचेस होते हैं वो खाना बहुत अच्छा लगता था. और आपने देखा होगा बैनियन ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो लटकी हुई रहती हैं जो कि कैथेड्रल की तरह लगती है. आई वॉज गैदरिंग सम, मैं जो हूँ कुछ इकट्ठे कर रहा था. वन स्प्रिंग डे इन मार्च, स्प्रिंग का मौसम चल रहा था, मार्च का महीना था. व्हेन आई सडनली हर्ड कारी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस. फिर मैंने अचानक से सुना कि कारी जो है वो दूर से मुझे आवाज़ लगा रहा था. एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, हालांकि अभी वो बहुत ही छोटा बच्चा था. द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट. उसका जो कॉल है वो एक हाथी की तरह का कॉल नहीं था बल्कि एक बच्चे की तरीके का कॉल था. आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग. मुझे लगा कि शायद कोई उसे परेशान कर रहा है. सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रैन वेरी फास्ट थ्रू द एज ऑफ द फॉरेस्ट. इसीलिए मैं जल्दी से पेड़ के नीचे उतरा, दौड़कर फॉरेस्ट के अंदर फॉरेस्ट से बाहर निकलकर उसकी एज पर गया. वेर आई हैड लेफ्ट हिम, वहाँ पर जहाँ पर मैंने कारी को छोड़ा था. बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था. आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम. मैंने चारों तरफ उसे देखा लेकिन उसे नहीं पाया. तो कहाँ था कारी? Where he was gone. ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में. दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.